हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 4 एनर्जी कलेक्शन नंबर 12 सोर्सेस ऑफ एनर्जी का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, today we are going to study ocean, a source of energy. Let's start this topic. You may be surprised to know that the ocean is also a powerful source of renewable energy. The energy of the ocean can be harnessed in three basic ways: using wave power, using tidal power, and using ocean water temperature variations. Let us study each of these one by one. आप लोग जान के सरप्राइज हो जाएंगे कि जो ओशियन है वो एक पावरफुल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है। ये जो एनर्जी है ओशियन का, उसे हम लोग थ्री बेसिक वेज में हार्नेस कर सकते हैं: यूजिंग पावर, वेव पावर, टाइडल पावर एंड यूजिंग ओशियन वाटर टेम्परेचर वेरिएशंस। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यूजिंग ओशियन वेव पावर टू जनरेट एनर्जी. You may know that different types of waves are continuously generated in the ocean. The back and forth or up and down movement of waves can be captured to harness the wave power by using it to force air in and out of a chamber to drive a piston or spin turbine, a turbine that can power a generator. In fact, kinetic energy exists in the moving waves of the ocean. The energy can be used to power a turbine as shown in figure 12.8. आप लोग ये जानते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स है वो कंटिन्यूसली जनरेट होते रहता है ओशन में। जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है या फिर अप एंड डाउन मूवमेंट है वेव्स का, वो हमेशा ओशन में होते रहता है। उससे हम लोग कैप्चर करते हैं, फिर उसे हार्नेस करते हैं वेव पावर को। तो उसमें जो भी फोर्स ऑफ एयर है वो मूव करता है चैम्बर से बाहर, तो उससे एक पिस्टन ड्राइव होता है और ये टरबाइन को स्पिन करता है, जिससे पावर जनरेट होता है। ठीक है। इनफैक्ट जो काइनेटिक एनर्जी जो इसमें एग्जिस्ट करता है मूविंग वेव्स ऑफ द ओशियन में, उससे हम लोग हार्नेस करते हैं। ये जो एनर्जी है उसे हम लोग कैसे यूज करते हैं? टरबाइन्स को पावर करने के लिए। इन द फिगर यू कैन सी दैट व्हेन द वेव rises into a chamber, it forces the air out of the chamber. The moving air spins a turbine which can turn a generator. When the wave cools down, air flows through the turbine and back into the chamber through doors that are normally closed. तो इस फिगर में आप क्या देखोगे कि इसमें देखोगे जब वेव राइज होता है, मीन्स जब उसमें समुद्र में जो लहर उठता है तो वो चैम्बर में एंटर करता है। जो फोर्स है एयर का वो चैम्बर के आउट साइड में चला जाता है। जो मूविंग एयर है वो क्या करता है? टरबाइन को स्पिन करता है, जिससे जो जनरेटर है वो टर्न हो जाता है। और ये जब वेव नीचे जाता है तो एयर क्या होता है? टरबाइन के थ्रू फ्लो करता है और फिर बैक हो जाता है चैम्बर में, और जो डोर्स है उसमें नॉर्मली खुद से क्लोज हो जाता है। See figure 12.8, generation of ocean energy. This is only one type of wave energy system. Others actually use the up and down motion of the wave to power a piston that moves up and down inside a cylinder. That piston can also turn a generator. Presently, in some cases, the wave power is being used in small lighthouses and warning buoys. तो ये सिर्फ एक ही तरीका है जिससे हम लोग वेव एनर्जी सिस्टम से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जो अदर्स है वो एक्चुअली क्या है? वो अप एंड डाउन मोशन वेव का, जिससे हम लोग पिस्टन को पावर करते हैं, जिससे वो मूव्स अप और डाउन होता है सिलेंडर के इनसाइड में। और ये जो पिस्टन है वो जनरेटर को टर्न करता है। प्रेजेंटली कुछ केसेस में जो वेव पावर है उसे यूज किया जाता है स्मॉल लाइट हाउस और जो वॉइस होता है उसे वार्न करने के लिए। यूजिंग टाइडल पावर ऑफ ओशियन टू जनरेट एनर्जी. The tidal energy of ocean can also be harnessed by trapping water at high tide and then capturing its energy as it rushes out and drops to low tide. When tides come into the show,
They can be trapped in reservoirs behind dams, and when the tide drops, the water behind the dam can be let out just like in a regular hydroelectric power plant. Presently, the power of the tides is being harnessed to produce electricity in Canada and France. ये जो टाइडल एनर्जी है ओशियन का उसे हार्नेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसका जो वाटर है उसका हाई टाइड उसे ट्रैप करके और इसके बाद इसको कैप्चर करते हैं, इसका जो एनर्जी है वो रश आउट होता है लो टाइड के ड्रॉप से। और जब ये टाइड्स आते हैं शी शोर पे में समुद्र के किनारे में, तो वो क्या होता है, वो रिजर्वायर्स जो डैम्स के पीछे जो रिजर्वायर्स होते हैं उनके द्वारा ट्रैप कर लिए जाते हैं। और जब ये टाइड ड्रॉप्स जो वाटर जो डैम्स के जस्ट पीछे होते हैं वो क्या करते हैं, इसे जस्ट लेट आउट होने देते हैं इन अ रेगुलर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। प्रेजेंटली ये जो पावर है टाइड्स का उसे कहाँ पे हार्नेस किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, कनाडा और फ्रांस में, यूजिंग ओशियन वाटर टेम्परेचर वेरिएशंस टू जनरेट एनर्जी। If you go swimming in the ocean and dive deep below the surface, you will notice that the water gets colder the deeper you go. It is warmer on the surface because sunlight warms the water, but below the surface, the ocean gets very cold. That is why scuba divers wear wetsuits when they dive down deep. Their wetsuits trap their body heat to keep them warm. तो जब भी आप स्विमिंग के लिए ओशियन में जाते हो या फिर जो उसके में डाइव करते हो डीपली सरफेस पे, तो आप लोग नोटिस करोगे कि जो वाटर है वो अंदर में जैसे जैसे आप डीप में जाओगे वैसे वैसे वहाँ का जो वाटर वो कोल्डर होता जाएगा, मतलब ठंडा होता जाएगा। और ये जो सरफेस पे जो वाटर वो वार्मर होता है क्योंकि जो सनलाइट है वो वाटर को वार्म कर देता है। लेकिन जब बिलो द सरफेस आप जाते हैं तो जो ओशन है वो बहुत ज़्यादा ठंड होता है, इसलिए जो स्कूबा ड्राइवर है वो वेट सूट पहन के जाते हैं जब वो डाउन डीप में वो जाके डाइव करते हैं। और ये जो वेट सूट है वो क्या ट्रैप करता है, बॉडी हीट, जिससे उन्हें वो गर्मी प्रदान कर सके। This temperature difference between deep and surface water in the ocean is also used to extract energy from the flow of heat between the two. The process is called Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC). Power plants can be built that use this difference in temperature to generate energy. Presently, it is being used in Japan and in Hawaii in demonstration projects. तो ये जो temperature difference है वो deep इनसाइड डीप ओशियन हो या फिर वाटर का जो ओशियन का सरफेस हो, उसमें क्या है, ये इससे हम लोग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे जो फ्लो ऑफ हीट है इन दोनों के बीच उससे हम लोग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है उसे ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बोला जाता है, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो OTEC है। और ये जो पावर प्लांट से इसे बिल्ड किया जा सकता है, कैसे बिल्ड किया जा सकता है, जो उनका टेम्परेचर जैसे हम लोग जो डिफरेंस टेम्परेचर उससे हम लोग जो एनर्जी से हम लोग जनरेट करें, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो अभी प्रेजेंट में जापान और हवाई में डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया जा रहा है। Advantages and disadvantages of using ocean energy. The energy potential of an ocean, particularly tidal basins, is large. The ocean energy is preferable to that of wind because tides are constant and predictable, and that water's natural density requires fewer turbines than are needed to produce the same amount of wind power. However, tidal energy systems can have environmental impacts on tidal basins because of reduced tidal force and silt build up. तो ये जो एनर्जी है पोटेंशियल ओशियन का वो पार्टिकुलरली टाइडल बेसिन्स और लार्ज है ये, और ये जो ओशियन एनर्जी है वो प्रेफरेबल है विंड के लिए क्योंकि ये जो टाइड्स है वो कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल है, वाटर्स नेचुरल डेंसिटी जो कि रिक्वायर है टर्बाइंस के लिए। और इसका नीड क्यों है, ये क्या करता है, ये सेम अमाउंट ऑफ विंड पावर को प्रोड्यूस करता है, इसलिए जो टाइडल एनर्जी सिस्टम है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और टाइडल बेसिन्स के लिए क्या है, थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि क्या होता है टाइडल फ्लो को रिड्यूस करता है, ये सिल्ट को बिल्डअप करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी फ्रॉम बायोमास। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ डू वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम बायोमास एंड व्हाट इज बायोमास। You may know that the biomass is organic material made from plants and animals. It includes garbage, industrial waste, crop residue, manure, wood, seeds, and dead parts of living objects. Like all other sources of energy, it also contains stored energy from the sun. Therefore, biomass is also a very good source of energy. जैसा कि आप जानते हैं कि जो बायोमास है वो ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ होता है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। इसमें कूड़े कचरे हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, या फिर क्रॉप का जो बचा हुआ रेसिड्यू पार्ट है,
खाद हो सकता है, फिर वुड और सीवेज और जो डेड पार्ट ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो सारे मिलकर बायोमास को फॉर्मेशन करते हैं। और जो अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के जैसा ये भी क्या करता है, अपने अंदर सन की एनर्जी को स्टोर किया रहता है। इसलिए जो बायोमास है वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी का। Do you know how biomass contains sun's energy? You know that the plants absorb sun's energy in a process called photosynthesis. The chemical energy plants gets passed on to animals and people who eat them. On burning the biomass, the chemical energy stored in it is converted into heat energy. The thermal energy released from biomass can be used to provide heat to industries and homes, and also to produce steam for generating electricity. But you have learned by now that on burning any type of fuel, harmful emissions are released. So, how biomass can be a good source of energy? Can we get energy from biomass without burning? क्या आप जानते हो कि जो बायोमास है जिसमें सन को एनर्जी को कैसे अपने अंदर ऑब्टेन किया रहता है, फिर कैसे वो कंटेन किया रहता है? तो आप जैसा कि जानते हो कि जो प्लांट्स है वो एक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके द्वारा वो सनलाइट की एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। और ये जो केमिकल एनर्जी है प्लांट्स वो कैसे में पास करता है, जो एनिमल्स या जो लोग उस चीज को खाते हैं। और फिर जब हम लोग बायोमास को बर्न करते हैं या फिर जलाते हैं तो जो केमिकल एनर्जी उसके अंदर जो स्टोर हुआ रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। और ये जो थर्मल एनर्जी वो रिलीज होता है बायोमास से, और जिससे हम लोग यूज कर सकते हैं हीट को प्रोवाइड करने में इंडस्ट्रीज और होम्स में। और ऑल्सो इससे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टीम, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने जैसा कि पढ़ रखा है कि बर्निंग एनी टाइप ऑफ फ्यूल हार्मफुल एमिशंस आर रिलीज। इट मीन्स किसी भी टाइप के आप फ्यूल को बर्न करो तो उससे हार्मफुल एमिशंस रिलीज होता है। सो जो बायोमास है वो क्या एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है? क्या जो हम लोग इससे एनर्जी बायोमास से प्राप्त करते हैं क्या बिना जलाए से प्राप्त कर सकते हैं? यस, burning biomass is not the only way to release its energy. Biomass can be converted to the other usable forms of energy such as biogas or methane, ethanol and biodiesel. You have learned earlier that methane is the main ingredient of natural gas as well. This smelly stuff like rotting garbage and agricultural and human wastes release methane gas, also called landfill gas or biogas. Like liquid petroleum gas (LPG), the biogas is also used for cooking and lighting. तो हाँ, हम लोग बिना बायोमास को बर्न किए हुए उससे एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। सिर्फ बायोमास को बर्न करने से हम लोग एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसका दूसरा भी प्रोसेस है इससे एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। जो बायोमास है उसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अदर यूजुअल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जैसे कि बायोगैस और मीथेन, एथेनॉल और बायोडीजल। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जो मीथेन है वो एक मेन इंग्रेडिएंट होता है नेचुरल गैस का, ठीक है, और जिसका स्मेली स्टफ होता है, जैसे कि कोई गार्बेज सड़ रहा हो या फिर जो एग्रीकल्चर और जो ह्यूमन वेस्ट है वो क्या करता है, मीथेन गैस को रिलीज करता है। इसे लैंडफिल गैस या फिर बायोगैस बोला जाता है। जैसे कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है, वैसे ही बायोगैस है, ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं कुकिंग और लाइटनिंग के लिए। Biofuel including biogas and biodiesel is another important fuel produced from leftover food products like vegetable oils and animal fats. Biofuel is made mainly in two ways. The first is when the large amounts of crops high in sugar or starch content are grown and then fermented with yeast to produce ethyl alcohol or ethanol. Plants like corn, soybeans, rapeseed, wheat, sugar cane, and sugar beet are used to produce ethanol. Ethanol can be used as an alternative fuel in petrol engines, but it is very corrosive and so can be harmful to engine parts and components. The other option is that it can be mixed with petrol to produce a more bio-friendly fuel which can be used in engines. In the second method, plants high in vegetable oils are grown and then the vegetable oil is processed to produce biodiesel. तो जो बायोफ्यूल है वो क्या इंक्लूड करता है, बायोगैस और बायोडीजल, जो कि एक अनदर इम्पोर्टेंट फ्यूल है जो कि प्रोड्यूस होता है हम लोग लेफ्ट ओवर फूड्स में जो भी खाना बच गया होता है, जैसे कि और भी वेजिटेबल्स ऑयल्स हो गया, एनिमल्स फैट्स हो गया, ये सब जब रोट होता है तो उससे हम लोग बायोफ्यूल को ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो बायोफ्यूल है वो किससे बना हुआ होता है, टू वेज में बना। तो जो फर्स्ट है जब लार्ज अमाउंट्स ऑफ क्रॉप्स हाई होता है उसमें जो शुगर या फिर जो स्टार्च कंटेंट होता है वो जब क्लोन करता है और जब फर्मेंट हो जाते हैं इसके साथ, तो वो क्या करता है, एथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। ये जो प्लांट्स जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, रेपसीड, व्हीट, शुगर केन और जो शुगर बीट है उसे हम लोग एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं। एथेनॉल को हम लोग अल्टरनेटिव फ्यूल्स इन पेट्रोल इंजन भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोग पेट्रोल इंजन में पेट्रोल डालते हैं तो उसमें हम लोग एथेनॉल को भी यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव फ्यूल के
फॉर्म में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है और ये इंजन पार्ट्स को और इसके कंपोनेंट्स को हार्मफुल या फिर नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो अदर ऑप्शन है, इससे हम लोग मिक्स कर सकते हैं पेट्रोल के साथ, जिससे प्रोड्यूस होगा एक मोर बायो फ्रेंडली फ्यूल, जिससे हम लोग अपने इंजन्स में यूज कर सकते हैं। और जो सेकेंड मेथड है, जिसमें जो प्लांट्स है, जिसमें वेजिटेबल्स ऑयल्स ग्रोन है या फिर जो वेजिटेबल ऑयल्स प्रोसेस्ड है, उससे हम लोग बायोडीजल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दस वी कैन से दैट बायोमास कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द फॉलोइंग थ्री वेज। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बायोमास का जो सोर्स ऑफ एनर्जी उसे थ्री वेज जो फॉलोइंग है उसके रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। by burning dry biomass directly to produce heat or generate steam। तो हम लोग बायोमास जो सूखा हुआ और ड्राई है उसे हम लोग बर्न कर सकते हैं, तो इससे हम लोग हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं और स्टीम का जनरेशन कर सकते हैं। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। और हम लोग बायोगैस को ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब डिकम्पोज करेंगे तो उससे मीथेन गैस का ऑब्टेन होगा। या फिर थर्ड जो पॉइंट है, बाय प्रोड्यूसिंग बायोडीजल फ्रॉम द प्लांट हाई इन वेजिटेबल ऑयल्स। तो इससे हम लोग बायोडीजल का प्रोडक्शन कर सकते हैं वेजिटेबल्स ऑयल्स जो प्लांट्स में मिक्सड होते हैं उससे। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बायोमास एज सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे अगर बायोमास को हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी तो उसके क्या एडवांटेजेस है। बायोमास इज एन inexhaustible energy source because we can also always grow more trees and crops, and this will always exist। using biomass as a source of energy has following advantages। तो जो बायोमास है वो एक इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्स है, क्योंकि हम लोग हमेशा ट्रीज को ग्रो करते रहेंगे, क्रॉप्स को ग्रो करते रहेंगे, और जब तक ह्यूमंस है इस पृथ्वी पे तब तक जो वेस्ट है वो भी एग्जिस्ट करता ही रहेगा। और जो हम लोग बायोमास को अगर यूज करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी तो उसकी क्या एडवांटेजेस है। When direct combustion of biomass is not used to generate energy, there is hardly any environmental impact। जब हम लोग जो बायोमास उसका कंबसन डायरेक्ट नहीं करेंगे तो एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो उसका जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंटल वो उस पर शायद ही कोई गलत प्रभाव पड़े। बायोडीजल एंड अदर फ्यूल्स प्रोड्यूस बाय बायोमास आर वायबल एंड अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो बायोडीजल या फिर जो अदर फ्यूल्स है जो कि हम लोग बायोमास के द्वारा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वायबल है और क्लीन सोर्स है एनर्जी का। बायोमास इज इजिली अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये जो बायोमास है वो पूरे विश्व में इजिली अवेलेबल है। द रेसिड्यू फ्रॉम बायोमास प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। और जो बायोमास का जो रेसिड्यू जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम लोग प्लांट्स में एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग बायोमास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो बायोमास का जो सोर्स ऑफ एनर्जी उसकी क्या लिमिटेशंस है उसको यूज करने की, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। Though biomass is a clean and renewable source of energy, it has certain limitations, some of them are। तो बायोमास जबकि हम लोग को पता है कि एक क्लीन और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी है और यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस दिए हुए हैं। The biofuel or ethanol produced from biomass is not as energy efficient as petrol। तो जो भी हम लोग बायोफ्यूल एथेनॉल को प्रोड्यूस करके बायोमास से गेन करते हैं वो efficient एनर्जी नहीं है जैसा कि पेट्रोल वर्क करता है। If the biomass is directly burnt, it may contribute to global warming and increase emissions causing environmental pollution। अगर हम लोग डायरेक्टली बायोमास का कंबसन करते हैं तो ये क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग में ये कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस ये जो भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उसमें जो भी एमिशन होगा वो उसको इंक्रीज कर देगा। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ बायोफ्यूल दैट इज मीथेन इज हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। और जो मेन इंग्रेडिएंट है बायोफ्यूल का जो कि मीथेन गैस है वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। Biomass is a relatively expensive source of generating energy, both in terms of producing the biomass and converting it to ethanol। तो जो biomass है वो एक relatively expensive source of generating energy है। जो ये जो टर्म है इससे जो biomass प्रोड्यूस हो रहा है या फिर जो ethanol कन्वर्ट हो रहा है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, मीन्स महंगा है, ठीक है। हाइड्रोजन अ फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हाइड्रोजन है वो एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसे? Hydrogen could be a very environmentally friendly source of energy in the future। In the long term, hydrogen is likely to reduce dependence on conventional sources of energy such as petrol, diesel, and coal, etc. In addition to it, the use of hydrogen as source of energy will help in reducing the emission of greenhouse gases and other pollutants। तो जो हाइड्रोजन है वो शायद हो सकता है कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, एक सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे फ्यूचर में मे भी हो सकता है। और ये लॉन्ग टर्म जो हाइड्रोजन है वो लाइकली रिड्यूस हो रहा है और ये डिपेंडेंस है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि पेट्रोल, डीजल और कोल। इसके अलावा जो हाइड्रोजन का यूज है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ये क्या हेल्प करेगा, एमिशंस को रिड्यूस करने में जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस और अदर पॉल्यूटेंट्स को। देन
hydrogen is burnt, the only emission it makes is water vapor. So a key advantage of hydrogen is that when burnt, carbon dioxide is not produced. Thus, we can say that hydrogen does not pollute the air. Hydrogen has the potential to run a fuel cell engine with greater efficiency over an internal combustion engine. The same amount of hydrogen will take a fuel cell car at least twice as far as a car running on gasoline. जब हाइड्रोजन बर्न होता है तो उसका जो एमिशंस निकलता है वाटर वेपर के रूप में, जिससे क्या होता है कि जो की एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन है वो कैसा, जब वो बर्न होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस नहीं होता है, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो हाइड्रोजन है वो एयर को पॉल्यूट नहीं करता, और हाइड्रोजन के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि रन कर सकता है फ्यूल सेल को, इंजन को विद ग्रेटर एफिशिएंसी, ठीक है। और इसका जो इंटरनल कंबशन है वो इंजन को एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकता है। और जो सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हम लोग अगर फ्यूल सेल कार में लेंगे तो ये क्या करेगा, मीन्स वो दुगना चलाएगा कार को। जैसे कि हम लोग किसी भी गैसोलीन या फिर पेट्रोल पे जब हम अपनी कार को रन कर रहे हैं और उसी हम सेम अमाउंट को हाइड्रोजन एज अ फ्यूल अपना यूज कर रहे हैं तो कार डबल चलेगा। पेट्रोल और जो गैसोलीन अपने कार इंजन में डलवा रहे हैं, अगर उसी अमाउंट का जो हाइड्रोजन डाल रहे हैं तो हमारा जो कार है वो डबल चलेगा। तो सोच लीजिए कितने हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है फ्यूचर में। Though the hydrogen fuel cell has proved to be a viable source of energy for vehicles, but there are serious questions on its production, storage, and distribution. There are also questions on its efficiency insofar as it takes more energy to manufacture it than what it produces. Besides, it costs a considerable amount of money to run a hydrogen vehicle because it takes a large amount of energy to liquefy the fuel. तो जबकि हम लोग ने ये कंसिडर कर दिया, ये प्रूव हो गया है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल है एक वायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है व्हीकल्स के लिए, लेकिन इसके लिए सीरियस क्वेश्चंस भी हमारे माइंड में राइज हो रहा है कि इसका प्रोडक्शन और इसका जो स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके इसका क्वेश्चन है कि इसके एफिशिएंसी के लिए जितना हम लोग इस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, और ये जितना वर्क करता है उससे ज़्यादा एनर्जी इसके प्रोडक्शन में लगता है। मीन्स जितना ये हाइड्रोजन एनर्जी वर्क करता है उससे ज़्यादा एनर्जी इसको प्रोडक्शन में हम लोग को चाहिए, और इसका जो कॉस्ट है वो भी कंसिडरेबल अमाउंट है मनी, जिससे हम लोग हाइड्रोजन व्हीकल को चलाएंगे उससे ज़्यादा पैसा लगेगा, और इसका जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो फ्यूल को लिक्विफाई करने में लगता है। Do you know hydrogen is one of the most abundant elements in the universe? It is the lightest element and it is a gas at normal temperature and pressure. Hydrogen as a gas is not found naturally on Earth because hydrogen gas is lighter than air and rises into the atmosphere. Natural hydrogen is always associated with other elements in compound forms such as water, coal and petroleum. तो जो हाइड्रोजन एक ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट्स है जो यूनिवर्स में हमारे पास जाता है, ये एक लाइटेस्ट एलिमेंट है और ये गैसियस फॉर्म में हमारे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे प्रेजेंट होता है अर्थ पे। और जो हाइड्रोजन गैस है वो नेचुरली अर्थ पे कहीं भी पाया नहीं जाता क्योंकि ये सारे हवा और जो गैसेस है उससे ये लाइट होते हैं जिससे वो एटमोसफियर में राइज अप हो जाते हैं। और जो नेचुरल हाइड्रोजन है वो हमेशा एसोसिएट होते हैं अदर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड की फॉर्म में, जैसे कि हो गया वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम। एंड नेक्स्ट, based on your understanding, try to solve in text question 12.3. Next topic is transformation of energy. As you have learned earlier, energy can exist in many different forms. It is also true that energy can be changed from one form to another, but it cannot be created or destroyed. Normally, we talk about using energy, but do you know it never gets used up? It just gets transformed into another form. Eventually, most of it ends up as heat, but it is so spread out that it cannot be detected or used. तो जैसा आप लोगों ने पहले पढ़ चुका, जो एनर्जी है वो एग्जिस्ट होता है बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में, और ये ट्रू है कि जो एनर्जी है उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि जो एनर्जी उसे ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। जो नॉर्मली हम लोग जिस यूजिंग एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में आप जानते हैं कि ना ही कभी ये यूज्ड अप होने वाला, और ये जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इवेंचुअली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी है, जो ये इन सब होने वाला, जैसे हीट हो गया, ये सब जगह स्प्रेड आउट हो जाता है और इसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं या फिर यूज करते हैं। Let us see how transformation of energy takes place in our day-to-day life. Some examples are, अब हम लोग देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है वो कैसे टेक्स प्लेस करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं।
The food has chemical energy stored in it. When our body uses this stored energy to do some work, it gets converted into kinetic energy. Similarly, when you kick a ball, your muscles change chemical energy from your food into kinetic energy. As the ball moves through the air and across the ground, friction slows it down and its kinetic energy is changed into thermal energy heat. जैसे कि हम लोग फूड में जो केमिकल एनर्जी स्टोर होता है, जब हमारा बॉडी इस स्टोर्ड एनर्जी को यूज करता है किसी भी वर्क को करने में, तो ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। मीन्स जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। वैसे ही जब आप लोग एक बॉल को किक करते हो, जो आपका मसल्स है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी जो भी आपने फूड से कन्वर्ट कर रखा है काइनेटिक एनर्जी में, और जैसे ही बॉल मूव करता है एयर में और ग्राउंड पे क्रॉस, तो ये क्या होता है, फ्रिक्शन उस चीज को स्लो डाउन कर देता है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाता है thermal energy में, जो कि है heat energy. Thermal energy is also known as heat energy. A car uses stored chemical energy in petrol or diesel to move the engine, changes the chemical energy into heat and kinetic energy to power the car. Things that are moving such as vehicles, flowing water and veins, etc. have kinetic energy. तो जो कार है वो क्या यूज करता है, केमिकल एनर्जी जो कि पेट्रोल और डीजल में स्टोर होता है मूव करने के लिए खुद को। जो इंजन है वो चेंज क्या करता है, केमिकल एनर्जी को हीट और काइनेटिक एनर्जी में कार को पावर करने के लिए। और जो थिंग्स मूव हो रहे हैं जैसे कि व्हीकल्स, फ्लोइंग वाटर, जो वेन्स है, उनके पास कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। मूविंग थिंग्स हैव ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी। In the thermal power station, the chemical energy of coal is transformed into heat energy of the hot stream and then into mechanical energy of turbine. This mechanical energy is transformed by a generator into electrical energy, which passes through the power lines to various places, cities, towns, houses, factories, etc., where it is transformed back to heat, light, sound और mechanical energy. तो थर्मल पावर स्टेशन में जो केमिकल एनर्जी जैसे कि कोल हो गया वो ट्रांसफॉर्म होता है हीट एनर्जी में, जैसे जो स्टीम होता है वो हॉट होता है, उसके बाद इसको मैकेनिकल एनर्जी, जो टरबाइन है वो मैकेनिकल एनर्जी में से चेंज कर देता है। इसलिए जो मैकेनिकल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होता है एक जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि पास होता है पावर लाइन से वेरियस प्लेसेस, जैसे कि सिटीज हो गया, टाउन्स हो गया, हाउसेस हो गया, फैक्ट्रीज हो गया यहाँ पे। और ये जब ट्रांसफॉर्म होता है बैक टू हीट में आ जाता है, जैसे लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है। स्प्रिंग और अदर स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड मटेरियल्स हैव पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि एक स्प्रिंग हो गया, या फिर कोई ऐसा मटेरियल जो स्ट्रेच हो रहा है या फिर कंप्रेस हो रहा है, मीन्स उसे हम लोग दबा रहे हैं, तो उसके पास कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स एंड रिजर्वायर्स आल्सो हैज पोटेंशियल एनर्जी व्हिच गेट्स कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो जो भी डैम्स में वाटर स्टोर होता है या फिर अदर रिजर्वायर्स में होता है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसे हम लोग बाद में कन्वर्ट कर देते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। When hot materials cool down, they give off heat or thermal energy. The fuels and batteries have chemical energy stored in them. When they are used, their energy is released by chemical reactions. जो hot materials जब cool down होते हैं तो क्या करते हैं, heat को give off करते हैं और thermal energy को। ये जो fuels और जो batteries हैं इनके पास chemical energy उनके अंदर stored होते हैं, और जब ये energy use किए जाते हैं जिससे chemical reactions होते हैं, ठीक है। When you talk on the phone, your voice that is sound energy is transformed into electrical energy, which is transmitted through wire of the air. The phone on the other end changes the electrical energy into sound energy through the speaker. Similarly, a television changes electrical energy into light and sound energy. जब आप फोन पे बात कर रहे हो तो जो आपका वॉइस है जो कि एक साउंड एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो ट्रांसमिट होता है एयर के थ्रू वायर से, और जो फोन है जो अदर एंड में जो भी पर्सन आपसे बात कर रहा हो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में स्पीकर के थ्रू चेंज हो जाता है। उसी तरह जो टेलीविजन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। As per the law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed. It can only be transformed from one form of energy into another. Details about our transformation of energy will be discussed in another lesson. तो जैसा कि हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले ही पढ़ चुका है, जिसमें क्या होता है कि जो एनर्जी वो ना ही कभी क्रिएट किया जा सकता है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसे हम लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये जो डिटेल्स है हमारा ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसे होता है वो अनदर लेसन में डिस्कस किया जा चुका है। एनर्जी क्राइसिस एंड इट्स मिटिगेशन। अब हम लोग देखें कि ये एनर्जी क्राइसिस क्या है, उसका मिटिगेशन क्या है। ऑल एक्टिविटीज स्मॉल और बिग नीड और वन और अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वी कैन से दैट द एनर्जी इज द lifeline for our survival and development. Because of paucity of electrical energy, some Indian households, particularly in rural areas, go without electricity for days. Even in urban areas, the situation is not very good. There are frequent
electricity cuts for several hours during a day. This becomes a severe problem during the summer. Energy demand in the future will continue to increase, and India's population and its needs continues to grow. तो जितने भी एक्टिविटीज चाहे वो बड़े हो या छोटे हो या तो वो किस पे हम लोग डिपेंडेंट है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो हमारी लाइफ लाइन बन चुका है सारे ह्यूमन बींग्स के, उनके सर्वाइवल के और उनके डेवलपमेंट के लिए। तो जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जितना हम लोग यूज करते हैं, जो इंडियन हाउस होल्ड से पार्टिकुलरली जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वो हमेशा वहाँ पे ज्यादातर लाइट कटे हुए, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका पावर कट ऑफ होता है। इवन इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में भी सिचुएशन उतना अच्छा नहीं होता है, गर्मी के टाइम में फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी कट होते हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है गर्मी में ज्यादातर बने रहते, बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक लाइट ऐसे ही कट रहता है, बिना बिजली के लोग रहते हैं। और ये जो एनर्जी डिमांड है फ्यूचर में वो कंटिन्यू होने वाला है, जैसे कि हमारा इंडिया पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, और जैसे कि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो इसका जो नीड है ग्रो करने के लिए, तो उसके लिए इस एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। द सिचुएशन इन विच अ कंट्री सफर्स फ्रॉम फ्रीक्वेंट डिस्ट्रक्शंस इन एनर्जी सप्लाईज बिकॉज ऑफ लार्ज एंड इंक्रीजिंग गैप्स between availability and demand of electricity, accompanied by rapidly increasing energy prices that threaten economic and social development of the nation, may be termed as the energy crisis. Energy crisis is being faced by all developing nations, including India. What are the reasons behind such as energy crisis? जो सिचुएशन है जिससे जो कंट्री सफर कर रहा है फ्रिक्वेंट डिस्ट्रप्शंस में, जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई में डिस्ट्रप्शन प्रॉब्लम हो रहा है, जिससे जो लार्ज और इंक्रीजिंग गैप्स है, जिसमें हम लोग को कितना चाहिए और कितना डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी का, कितना अवेलेबल है, वो क्या वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, जिससे जो एनर्जी प्राइस है वो हमारी इकोनॉमी को ट्रीट कर रहा है, और जो सोशल डेवलपमेंट है हमारे नेशन का वो भी उससे क्या है कि इसे हम लोग एनर्जी क्राइसिस के नाम से टर्म करते हैं। जो एनर्जी क्राइसिस है वो क्या फेस कर रहा है जितना भी डेवलपिंग नेशन है, जैसे कि इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी हमारा एनर्जी क्राइसिस है, और हम लोग इसका जो रीजन है वो क्या है, वो सब एनर्जी क्राइसिस है। रीजंस बिहाइंड एनर्जी क्राइसिस। अब ये जो एनर्जी क्राइसिस के पीछे रीजन क्या है कि हम लोग को एनर्जी का क्राइसिस हो रहा है, मीन्स कम हो रहा है एनर्जी हम लोग के लिए। इट इज अ फैक्ट दैट प्रेजेंटली अबाउट 85% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी सप्लाई इज मेड फ्रॉम ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस। क्लियरली बिलीव in the age of coal and oil, but the availability of both of these resources of energy are very limited and will not last beyond a few decades. If we think about the Indian situation, only coal accounts for over 70% of India's energy production. तो एक ऐसा फैक्ट है प्रेजेंटली जो हमारा वर्ल्ड है वो 85% एनर्जी सप्लाई का काम किससे ले रहा है, ऑयल, कोल और नेचुरल गैस से। क्लियरली हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कोल और ऑयल एज में रह रहे हैं, लेकिन जो उसका अवेलेबिलिटी है और उसका जो रिसोर्स है एनर्जी का वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और ये ज़्यादा मतलब डिकेट्स तक नहीं रहने वाला। अगर हम लोग सिर्फ इंडिया की सिचुएशन के बारे में सोचें तो जो कोल है वो इंडिया के एनर्जी प्रोडक्शन में 70% अपना हिस्सेदारी है कोल का। However, it is a limited resource and also creates environmental problems. Even if the more coal is mined, the increasing gap between the demand and supply of energy in India cannot be easily bridged. Indian villages are forced to spread from 2 to 6 hours per day gathering fuel to the for their household cooking needs. Moreover, India's reliance on firewood has led to deforestation and pollution. तो हम लोग का जो एनर्जी का जो लिमिटेड रिसोर्स है, जिससे हम लोग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर चुके हैं। इवन जो मोर हम लोग ज़्यादा कोल को माइन करेंगे खादान से, तो जो इसका इंक्रीजिंग गैप है और इसका जो डिमांड और जो सप्लाई है एनर्जी का वो क्या वो इजिली ब्रिज, इसमें तुरंत पुल हम लोग नहीं बना सकते, ना ही हम लोग इसे तुरंत अवेलेबल करवा सकते हैं, और ना ही जितना हम लोग को डिमांड है उसे हम लोग चीज़ को पूरा कर सकते हैं। हमारे जो इंडियन विलेजर्स हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने दिन का प्रतिदिन का 6 से 7 घंटा अपने फ्यूल को वो इकट्ठा करते हैं, जिससे उनके जो हाउस होल्ड का जो कुकिंग नीड्स है वो पूरा हो सके। और जो इंडिया रिलायंस मतलब कि जो इंडिया क्या कर रहा है वो अपना फ्यूल के लिए जो लकड़ी इकट्ठा कर रहा है, इससे क्या कर रहा है वो डिफॉरेस्टेशन की ओर जा रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है इंडिया में। और जो बेसिक रीजन बिहाइंड ओवर एनर्जी क्राइसिस टू बी द फॉलोइंग। जो बेसिक रीजन है एनर्जी क्राइसिस का वो क्या है, our over dependence on limited and exhaustible sources of energy such as our coal and oil deposits. तो हम लोग का जो डिपेंडेंस है, हम लोग जो ज़्यादातर डिपेंडेंट है वो लिमिटेड और एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे है, जैसे कि हमारा कोल और ऑयल डिपॉजिट्स हो गया। इंक्रीजिंग गैप इन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी। और जो डिमांड और जो सप्लाई गैप है उसमें इंक्रीजमेंट्स, उसमें जो हम लोग उस गैप को एक्चुअली फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। एवर इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ द एनर्जी एंड फ्यूल फ्रॉम अदर कंट्रीज। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस फ्यूल्स को और एनर्जी को अदर कंट्री से ले रहे हैं, जिसमें हमारे प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं।
reluctance in using alternative and renewable sources of energy such as solar, wind, bioenergy, etc. तो इसका जो हम लोग अगर अल्टरनेटिव और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, ये सब भी तो हम लोग यूज कर सकते हैं ना. ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ द अवेलेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ओवर यूज कर रहे हैं अवेलेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, इसका फिर मिस यूज कर रहे हैं, मतलब उससे वेस्ट कर रहे हैं. मेथड्स ऑफ मिटिगेटिंग एनर्जी क्राइसिस. अब देखते हैं कि मिटिगेटिंग एनर्जी क्राइसिस का क्या क्या मेथड्स है. इन ऑर्डर टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी क्राइसिस द गवर्नमेंट एज वेल एज द पीपल ऑफ द कंट्री शुड टेक कलेक्टिव एंड सीरियस स्टेप्स. तो एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए गवर्नमेंट और जो कंट्री के पीपल हैं उन्हें एक कलेक्टिव और सीरियस स्टेप्स उठाना चाहिए जिससे वो एनर्जी क्राइसिस से बच सके. It is believed that one possible solution to India's energy problems is nuclear power. Accordingly, we signed a nuclear deal to import fuel and technology. The model of nuclear powered energy has been successful in countries like France, where they meet more than 75% of their electricity requirements from nuclear energy. तो ये बिलीव किया जाता है कि पॉल्यूशन है कि जो हमारा जो एनर्जी प्रॉब्लम्स है न्यूक्लियर पावर, उससे हम लोग ये बिलीव करते हैं कि हम लोग अगर न्यूक्लियर डील को साइन करते हैं तो इससे जो भी फ्यूल इंपोर्ट करते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, तो इसका जो मॉडल है न्यूक्लियर पावर एनर्जी का वो सक्सेसफुल हो सकता है हमारी कंट्री. जैसे कि फ्रांस में वहाँ पे जो 75% उनका जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स है वो कहाँ से वो गेन करे, न्यूक्लियर एनर्जी से. अगर हम लोग इस डील को साइन करते हैं तो हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है वो थोड़ा खत्म हो सकता है. द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बायोगैस एंड बायोफ्यूल etc. should be promoted. As automobiles, as major consumers of petroleum fuels, oils, and effort should be made to increase the mileage and standards of the automobiles. Even the generation of energy from renewable source is not very simple and cost effective. Therefore, all of us should make a sincere effort to save and conserve the energy. जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जैसे कि सोलर पावर हो गया, विंड पावर या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बायोगैस और बायोफ्यूल, इन सबको प्रमोट करना चाहिए. जैसे कि ऑटोमोबाइल्स एक मेजर कंज्यूमर्स है पेट्रोलियम और फ्यूल्स और ऑयल्स का, इसमें एफर्ट होना चाहिए कि ये जो इसमें जो भी इसका ऑटोमोबाइल्स अगर जो भी माइलेज दे रहा हो तो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए. और जब हम लोग एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं और रिन्यूएबल सोर्सेज से, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है. इसलिए जितने भी हम लोग हैं उनमें सिंसियर होना चाहिए और हम लोग को एफर्ट करना चाहिए, लगाना चाहिए, हमें पूरी तरह से ताकत लगानी चाहिए जिससे हम लोग अपने एनर्जी को सेव और कंजर्व कर सके. Being an agriculture nation, we could have come up with a more ingenious solution to produce ethanol and biofuel from sugarcane and vegetable oil. क्योंकि हमारा देश एक किसानों का देश है, ये कहा जाता है हमारा देश जो एग्रीकल्चर नेशन है, तो हम लोग को इसके लिए एक और सोल्यूशन, हम लोग जो भी इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उस बायोफ्यूल के, तो हम लोग उससे ज़्यादा शुगर केन से कर सकते हैं या फिर वेजिटेबल ऑयल से कर सकते हैं. इन एडिशन टू द अबव इनिशिएटिव्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी क्राइसिस, वी शुड फॉलो एन एनर्जी कंजर्वेशन अप्रोच इन आवर डेली लाइफ. सम यूजफुल टिप्स ऑन हाउ वी कैन सेव एनर्जी इन आवर डेली लाइफ आर गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन. इसके अलावा जो अबव इनिशिएटिव्स है इनके अलावा जो हम लोग एनर्जी क्राइसिस को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ एनर्जी कंजर्वेशन अप्रोच आवर डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ यूजफुल टिप्स दिए गए हैं कि हम लोग कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. The key for resolving the country's energy crisis lies with citizens. Among things we can do in the conservation of our non-renewable sources of energy, it is said that energy saved is as good as energy generated. Therefore, we should not only judiciously use energy sources but save energy as much as we can. You can start conservation of energy in your home. तो ये जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है जिससे हमारे जो सिटीजन्स है वो फेस कर रहे हैं, तो इसके अलावा जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं. ये कहा गया कि एनर्जी जो सेव किया जाता है ना वो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग जिस एनर्जी को जनरेट करते हैं. इसलिए हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग को सिर्फ एनर्जी को न्यायपूर्वक यूज़ नहीं करना चाहिए बल्कि उसे बचाना भी चाहिए और जितना हो सके. और आप एनर्जी को अपने घर से ही कंजर्व करना स्टार्ट कर सकते हो. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर सेविंग एनर्जी आर, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हुए एनर्जी को सेव करने के लिए. स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस एंड अदर अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज. वाटर टैप शुड नॉट बी लेफ्ट ओपन. तो जो भी लाइट्स जब आप जिस रूम में नहीं हो तो उसका लाइट ऑफ कर दो, फैंस ऑफ कर दो. अदर अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जब यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे कि टीवी चलता रहता है कभी किसी के घर में आराम से चल रहा है, अगर उसको कोई देख ना रहा हो तो उसे ऑफ कर देना चाहिए. या फिर किसी लाइट रूम में लाइट बिना मतलब का जल रहा है या फिर फैन ऐसे ऑन करके छोड़ के बंदे चले जाते हैं घर से बाहर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. और जो वाटर टैप है उसे भी हमेशा खुला नहीं छोड़ना चाहिए. लोग ब्रश करते हैं तो खुला छोड़ देते हैं, नहा रहे होते तो घंटों मीन्स ऐसे शावर और खुला छोड़ देते. तो ये सब क्या है कि वो एनर्जी
वो क्या करे, नेचुरल थिंग्स का वेस्ट करे। उन्हें ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज को कंजर्व करने की आवश्यकता है। While cooking rice, dal, etc., the vessel should remain covered, and for cooking, only the required quantity of water should be used. If you soak pulses in water for some time before cooking, it will save energy in cooking. तो आप जब भी मतलब कि चावल बना रहे हो या फिर दाल बना रहे हो तो उसका जो बर्तन है उसे ढक के बनाओ ना खाना, और जो खाना आप बना रहे हो उसमें उतना ही क्वांटिटी वाटर ऐड करो जितना कि उसमें ज़रूरत है। अगर आप दाल को पहले से या फिर चावल को थोड़ा देर पहले से ही पानी में सोख करके रख दो, तो जब आप खाना बनाओगे तो वो आपके टाइम को भी बचाएगा और आपकी जो एनर्जी उसे भी वो बचाएगा। Another way of saving energy is by use of more efficient appliances. For example, a LED or CF light is much more efficient than a tube light or bulb, and a tube light gives much more light than a bulb of same power rating. In fact, bulbs are being totally phased out in some countries. Better stoves burn fuel efficiently and give more heat per unit of fuel burn. The fuel-efficient vehicles should be used, and their engines should be maintained properly. Similarly, more energy-efficient electrical appliances having एनर्जी सेविंग स्टार्स शुड बी यूज्ड। तो अनदर जो वे है एनर्जी को सेव करने का, वो हम लोग एफिशिएंट अप्लायंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल जो एलईडी और सीएफ लाइट से हम लोग, वो ज़्यादा एफिशिएंट है ट्यूबलाइट और बल्ब से, और जो ट्यूबलाइट है ना वो ज़्यादा लाइट देता है सेम पावर की बल्ब रेटिंग से। इनफैक्ट जो बल्ब है वो क्या है, टोटली फिल्ड आउट है कुछ कंट्रीज में। और ये जो हमारा जो स्टोव बर्न फ्यूल है ना, एफिशिएंटली गाँव सब में यूज किया जाता है स्टोव से बर्न करके फ्यूल, और ये क्या करता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है जितना हम लोग पर यूनिट फ्यूल को बर्न करते हैं। ये जो फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स है हमें उसे यूज करना चाहिए, उसके जो इंजन्स है उन्हें प्रॉपरली हमें मेंटेन रखना चाहिए, और जो मोर एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसे हम लोग अपने जिसमें सेविंग स्टार्स दिए जाते हैं उसे यूज करना चाहिए। These are only some of the habits which can save a lot of energy. We should find ways for not wasting energy where it can be saved. For example, if you are required to go to nearby place, you may walk or go by a bicycle and avoid the use of an automobile. You may use public transport in place of your own vehicles to save fuel. Share automobile rides to office instead of driving alone to office. तो ये तो कुछ हैबिट्स है जिससे आप एनर्जी को जो वेस्टेज है उसे बचा सकते हो। आप लोग अदर तरीके भी निकाल सकते हो एनर्जी को वेस्ट से बचाने के, और इसे आप सेव कर सकते हो। एग्जांपल के लिए, अगर आप कहीं आसपास जा रहे हो या फिर कहीं आपको जाना हो तो आप चल के जाओ या फिर बाइक साइकिल यूज करो। क्या जरूरत है कि आप बाइक से ही जाओ या फिर कार से जाओ, ऑटोमोबाइल का यूज करो। अगर अरे यार नियर मतलब कि कहीं पास के प्लेस में जाना तो आप जरूर पैदल चले जा सकते हो, बाइसाइकिल यूज कर लो, जिससे क्या होगा कि फ्यूल सेव होगा। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हो अपना खुद का व्हीकल यूज करने की जगह पे, और साथ में जो ऑटोमोबाइल राइड्स है ना ऑफिस, उससे जा सकते हो। आप सेम ऑफिस में जा रहे हो, आपका जो पड़ोसी है वो भी सेम ऑफिस जा रहा है, या फिर आपके जो दोस्त है वो थोड़ा से दूर रहते हैं, रास्ते में उनका घर है, तो आप क्या करो उनको पिकअप कर लो। जरूरी नहीं है कि आप लोग अपना इंडिविजुअल ऑटोमोबाइल से जाओ। इससे क्या होता है कि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ते हैं, हम लोग फ्यूल को सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं। एंड बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, फाइनली दिस इज योर इंटेक्स क्वेश्चन 12.4, ट्राई टू सॉल्व दिस ऑल क्वेश्चंस। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट, सॉरी, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर इस वीडियो में किसी भी टॉपिक से अगर प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सारे इंटेक्स क्वेश्चन और टर्म एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करें। ये रहा टर्म एक्सरसाइज और यहाँ से आंसर स्टार्ट है। थैंक यू एवरीवन।